हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम हिंदी फर्स्ट में पार्ट 10 उम्मीद नामक एक पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 10 उम्मीद। बच्चों, आज हम इसमें एक वीर बलिदानी सैनिक की कहानी को पढ़ेंगे। देखिए, उसके जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। मेजर बलराज के घर का हर सदस्य बहुत खुश था। एक मेजर बलराज थे जो कि लड़ाई लड़ने के लिए सीमा पर गए हुए थे और उनके जो घर के सदस्य थे वो बहुत ही खुश थे। इस हफ्ते मेजर छुट्टियों में घर जो आने वाले थे, मेजर साहब को छुट्टियां मिल गई थी और वो घर पे आने वाले थे अपने परिवार से मिलने। सबसे ज्यादा चहक रही थी उनकी दुलारी रोशनी। उनकी एक बच्ची थी छोटी सी जो चहक रही थी, मतलब बहुत खुश हो रही थी कि इस बार तो पापा छुट्टियों में आएंगे। उसने तो पूरी सूची बना रखी थी कि पापा के आने पर उसे क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है। हमेशा की तरह रात के खाने के बाद पूरा परिवार समाचार देखने बैठा। जो बच्ची थी, उनकी बेटी थी, उसने पूरा एक सूची बना ली थी, तैयार करी थी कि जब पिताजी घर आएंगे तो मुझे क्या क्या दिलाएंगे, मैं उनके साथ कहाँ जाऊंगी, ऐसा उसने सोच रखा था। पूरा परिवार रात के खाने के बाद साथ में बैठा था और समाचार देख रहा था। समाचार सुनकर सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। समाचार में उनको ऐसी सूचना मिली जिसको सुनकर के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत घबरा गए, उनको बहुत चिंता हो गई। सीमा पर दुश्मनों के औचक हमले और मेजर बलराज के लापता होने की खबर थी। औचक, अचानक सीमा पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया और उसमें मेजर बलराज जो थे उनके लापता होने की, गायब होने की खबर थी। सब परेशान थे। दादी जी ने तो रोशनी को कमरे में भेज दिया। सबके मन में उथल पुथल मची थी कि अब हम क्या करें कि जो घर पे आने वाला है, जो छुट्टियों में घर पर आने वाला है, जिनके इंतजार में पूरा परिवार खुशियां मना रहा है, उनका इंतजार कर रहा है, उनके ही गायब होने की, लापता होने की खबर उनको टीवी में सुनाई दे रही थी। वो सुन रहे थे, देख रहे थे। उनको लगा कि छोटी बच्ची शायद इस पर कुछ ज्यादा कुछ न सोच ले, तो उसको अलग से कमरे में भेज दिया दादी जी ने। अगले दिन सुबह सुबह रोशनी ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप भी तो सेना में थे, आप बताइए ना, क्या पापा कभी लौटकर नहीं आएंगे। उस छोटी सी बच्ची ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया अपने दादाजी से कि दादाजी, मेरे पिताजी जो सेना में गायब हो गए, आप भी तो थे, क्या पापा आप कभी नहीं आएंगे, आपने भी तो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी होगी। सेवानिवृत्त कर्नल दादाजी ने रोशनी को अपने पास बिठाया और बोला, बेटा तुम्हारे पापा भारतीय सैनिक है। भारतीय सैनिक हमारे देश की आन बान शान होते हैं। ये किसी से डरने वाले या किसी के सामने झुकने वाले नहीं होते हैं। ये अपने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। ये किसी के आगे नहीं झुकते हैं। ये आत्मबल और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। इनके पास यदि अस्त्र शस्त्र खत्म भी हो जाए तो भी ये दुश्मनों पर कहर ढाते हैं। उनके अंदर इतना आत्मबल होता है, इतना अंदर विश्वास होता है कि अगर उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो भी वो किसी न किसी तरह से दुश्मन को मात दे देते हैं। जब ये सरहद पर होते, सरहद सीमा, जब ये सरहद पर होते हैं तभी हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इनके बिना हमारे देश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी कोई सोसाइटी, हमारे घर के बाहर कोई चौकीदार होता है, हमारे घर की रक्षा करता है। रात में जो चौकीदार घूमता है, बोलता है ना, वो जागते रहो, इस तरह से वो चौकसी करता है हमारे घर के आसपास की। उसी तरह से हमारी जो देश की सीमा पर है वहां पर भी चौकसी करने के लिए जो सैनिक होते हैं, अगर वो न हो तो हम भी चैन की नींद न सो पाए। भारतीय सैनिक देश रक्षा के लिए अपनी जान तक भी न्यौछावर कर देते हैं। हमारा देश हमेशा से ही वीरता एवं बलिदानों का देश रहा है। भारत के हर एक कोने में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भारत के कोने कोने में ऐसे वीर जवान पैदा हुए हैं। आज मैं तुम्हें हमारे वीर सैनिक मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनाता हूँ। दादाजी ने जब वो थे सेना में, तब उनके अंडर में, उनके अंदर एक काम करता थे सैनिक मेजर थापा। उनकी वो उनको कहानी सुना रहे हैं ताकि बच्ची की उम्मीद बनी रहे। मेजर थापा 10 अप्रैल 1928 को शिमला में जन्मे नेपाली मूल के भारतीय थे। 21 वर्ष की आयु में वे फौज में भर्ती हुए। वे बहुत ही मितभाषी कम बोलने वाला, वो बहुत ही मितभाषी और मेहनती अधिकारी थे। अनावश्यक बोलना और खुद को बहादुर जताना उनके स्वभाव में शामिल नहीं था। अनावश्यक, बिना जरूरत के बोलना और कि हाँ मैं ऐसा हूँ, अपनी तारीफ खुद करना उनके स्वभाव में शामिल नहीं था। 20 अक्टूबर 1962 को अचानक चीन ने भारत पर
हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारतीय सेना को तैयारी का अवसर ही नहीं मिला। अचानक से उन्होंने धावा बोल दिया, हमला कर दिया और भारतीय सेना को बिल्कुल भी तैयारी का समय नहीं मिला। सेना के कमांडर ने मेजर धन सिंह थापा को 8वीं गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन के जवानों को लेकर लद्दाख के मोर्चे पर जाने को हुक्म दिया। वहां पर जो थे उनको सबको अलग अलग उनकी ड्यूटी सौंप दी गई और इनको कहाँ भेज दिया? लद्दाख के मोर्चे पर। जबकि चीनी सैनिक लद्दाख में बहुत सारी चौकियां पहले ही बना चुके थे और उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूकें भी थी। जो सैनिक थे, चीनी सैनिकों पहले से वहां पर उनकी चौकियां बना लिए थे, उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र गोला बारूद भी थे। इधर मेजर थापा को छोटी छोटी चौकियां बनाने का हुक्म दिया गया। उनके पास केवल 28 सैनिक और थोड़े बहुत गोले बारूद और बंदूकें ही थी। धन सिंह मोर्चे पर रवाना हो गए। हिमालय गोरखाओं के विश्वास का महान पर्वत है, पर पथरीली बंजर जमीन पर लगा था। झीलें सुंदर है, वहां रहना कठिन था, इसलिए चीन ने पांगोंग झील के पास में चुशुल हवाई पट्टी हमले के लिए चुनी थी। हिमालय जहां पर आड़ी टेढ़ी रास्ते हैं, पथरीली जमीन है, वहां पर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं था। 20 अक्टूबर को श्री जब चौकी पर हमला हुआ। गोलंदाज फौज की गोलीबारी शुरू हुई। हमला सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 2.5 घंटे तक चलता रहा। फिर एक साथ भारी संख्या में दुश्मन चींटी की तरह आगे दिखाई दिए। जो सैनिक थे वो भारी संख्या में आगे एकदम से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जरा सा भी उनको संभलने का मौका ही नहीं दिया। छोटी तोपें मार करती हुई आ रही थी। सामने दुश्मन की गोलीबारी हो रही थी। धन सिंह के पास जवान और गोला बारूद तो कम ही थे, बहुत कम संख्या में उनके पास सैनिक थे और जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी बहुत ही कम थे, परंतु साहस की कमी नहीं थी। चाहे सैनिक नहीं थे, उनके पास गोला बारूद नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो साहस था उसकी बिल्कुल भी उनके अंदर कमी नहीं थी। फिर भी उनको देखकर नहीं घबराए कि इतनी मात्रा में जो सैनिक है वो हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं। मेजर थापा ने ऐलान किया, एक गोली, एक सैनिक, एक दुश्मन। उनका हौसला साथियों को भी ताकत दे रहा था। हो सकता है जब हमारा नेता ही शक्तिशाली होगा, जब हमें अच्छे से हमारा साहस बढ़ाएगा, तभी पीछे वाले में भी साहस और आत्मबल होगा। फिर गोलियां खत्म हो गई, साथी गिरते गए। 3 साथियों के साथ थापा ने मोर्चा संभाला। घायल हुए और लड़ते रहे। उन्हें काबू में करने के लिए चीनी सैनिकों को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा। वो इतने कम थे लेकिन वो चीनी सेना पर भारी पड़ रहे थे, उनको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। आखिर वे दुश्मनों के द्वारा बंदी बना लिए गए। दुश्मन ने तरह तरह के कष्ट दिए। मेजर थापा थे, वो दुश्मनों के द्वारा पकड़े गए, उनको चीनियों द्वारा बहुत कष्ट दिए गए। क्या पूछा उन्होंने? भारतीय फौज कहाँ है, कितनी है, कौन कौन से हथियार है उनके पास? पर फौलाद धन सिंह ने जुबान नहीं खोली। जुल्म सहते रहे वे, न यातना से डरे न प्रलोभन से डिगे। उनको बहुत प्रलोभन दिया, बहुत लालच दिया कि तुम्हें हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन वो अपनी जो उनकी इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति, उससे हटे नहीं। जब वे अपने वतन लौटे तो उन्हें बहादुरी के लिए परमवीर चक्र का सम्मान मिला। वे मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। पद मुक्त होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल थापा ने सहारा एयरलाइंस के निदेशक का पदभार संभाला। ये सब उन्होंने, जो दादाजी थे, उन्होंने रोशनी को ये सब मेजर थापा की कहानी सुनाई। ये सब सुन करके रोशनी की आंखों में चमक आ गई। सच दादाजी, तो क्या पापा भी लौट आएंगे? उसको लगा कि मेरे पापा को भी बंदी बना लिया गया, लेकिन मेरे पापा भी बहुत वीर है, साहसी है, वो दुश्मनों से नहीं डरेंगे और वो भी एक दिन लौटकर आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। फिर बहादुर पिता की बहादुर बेटी उम्मीद के साथ स्कूल के लिए तैयार हो गई। वो छोटी सी बच्ची इस उम्मीद के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई कि अब मेरे पापा भी बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू।